इलेक्ट्रो होम्योपैथी की झलक ऐसे बड़े महान चिकित्सक थे कि उनके यहाँ भीड़ लगा करती थी, और जब भीड़ लगती थी तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री लगाई जाती थी, उसको भीड़ को कंट्रोल करती थी, इतनी ज्यादा भीड़ लगा करती थी। कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस महान जगत की हार नहीं चिकित्सा पद्धति जो कि विश्व की पहली और आखिर चिकित्सा पद्धति थी जो मात्र वनस्पतियों पर आधारित है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक टोटली वनस्पतियों पर आधारित है, किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं है, टोटली वनस्पतियों पर आधारित है। मात्र के द्वारा पूरे विश्व को चौंका दिया। रसे रखते चतुर्देव मैंने बताया, प्राणी दीर्घायु आप लोग रखते और पौधों में विद्युत शक्ति के सिद्धांत के साथ मैटी ने यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन और रूस जैसे बहुत से देशों में अपनी चिकित्सा के बल में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी बर्नार्ड जो नवाब मैगलसबर्ग और बेगम आमिर जैसी महान व्यक्तियों को अपनी चिकित्सा पद्धति से आरोप प्रदान किया। अपने जीवन से हर मान के इंग्लिश एम्बेसडर सिस्टर अगस्टा पेजेंट को भी उन्होंने अपने औषधियों द्वारा पुनर्जीवन दिया था। इसके बाद अगस्टा पेजेंट की धर्मपत्नी लेडी पेजेंट ने लंदन के प्रसिद्ध समाचार पत्र नेशनल रिव्यू में लिखा और 1890 को एक आलेख भी प्रकाशित किया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जीवन में औषधियों में वह जीवन शक्ति प्रदान है जो पूरे मानव कल्याण के लिए समाज के लिए बिल्कुल हितकर है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को 1869 में रोम की पोप सरकार ने पायस नाम द्वारा मैटी को रोम के प्रसिद्ध अस्पताल सेंट थेरेसा जो कि बोलाग्ना विश्वविद्यालय से संबंध था में चिकित्सक के रूप में चिकित्सा का अवसर प्रदान किया, जहां अपनी चिकित्सा के प्रभाव से बड़े बड़े चिकित्सकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसका वर्णन इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पायूसी ने अस्पताल के वार्षिक प्रतिवेदन में भी किया था। इनकी प्रशंसा में लिपस्टिक शहर के डॉक्टर जिम्पले, कैथन शहर के डॉक्टर लुडजे जो कि एक प्रसिद्ध होम्योपैथी थे, इनके बारे में पुस्तक प्रकाशित कराई थी। इनके अलावा ऑस्ट्रिया के डॉक्टर मारिया एवं डॉक्टर माइनोट्री जिनेवा के डॉक्टर रिचर्ड ने भी मैटी जी की भूल प्रशंसा की थी। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इतने जल्द प्रसिद्ध हुए कि गवर्नमेंट ने उनके उसमें एक डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट जारी किया, इस सफलता के प्रसिद्ध हुई लंदन के चिकित्सकों ने 1890 में मैटी एसोसिएशन की स्थापना कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया था। इनके चिकित्सा कार्यों से भूत इटली सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी करवाया जिसे म्यांमार पोस्टा कहते हैं। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इनकी सफल चिकित्सा के परिणाम से डॉक्टर थियोडर क्रॉस, डॉक्टर एजीएल गिल्डन, डॉक्टर गॉर्ड विल्किंसन, डॉक्टर सुनडेंग, डॉक्टर अगस्टिन मुलर और डॉक्टर जेएस ने अपने चिकित्सा जीवन में इतनी ही औषधियों का प्रयोग किया। मित्रों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को तो रिकॉग्नाइज होम्योपैथी ने तो पहले ही अपना लिया था। कारण क्योंकि होम्योपैथी का जो सिद्धांत था, होम्योपैथी का सिद्धांत था सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज, हमेशा इसी के आधार पर दी जा सकती है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत था मिश्रित औषधियों से मिश्रित रोगों का समन, मिश्रित रोगों से मिश्रित औषधियों का समन। तब जाकर के क्या हुआ कि जितने भी रेड बैंक की दवाइयां हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, आप देखिए होम्योपैथी की आपको मिश्रित आती है, सिंगल नहीं आती है। अभी गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया है सभी चिकित्सालयों को, सर बैठे हुए हैं, चिकित्सालयों को लेटर जारी किया है कि सभी चिकित्सक ओनली मैटी जी के होम्योपैथी के सिद्धांत में होम्योपैथी लिखा कि केवल सिंगल मेडिसिन का ही उपयोग करें, इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है। और नेक्स्ट, कैंसर पर भारी मैटी। उस समय कैंसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने ऐसे झंडे गाड़े थे कि देखिए, जहां एक और दुनिया उस कालखंड में कैंसर की पीड़ा से दुखी और मृत्यु के मुख में समा रही थी, वही मैटी ने अपने अध्ययन और शोध में अधिक से अधिक समय देकर कैंसर पर विजय प्राप्त कर ली थी। कैंसर के दर्द को यह बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते थे क्योंकि इनकी माता लूंगी को कैंसर हो गया था। लूंगी मैटी स्वयं भी ब्रेस्ट कैंसर से भयंकर पीड़ा से ग्रस्त थी। इसी के तहत इटली के मॉडर्न मेडिसिन के बहुत से चिकित्सक इनके शत्रु हो चुके थे, लेकिन यह न रुकने वाले न थे और अपने शोध को नित नए आयाम देते हुए कैंसर का इलाज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कर दुनिया को चौंका दिया। कालांतर में वही चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के परिणाम से प्रभावित होकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के औषधियों का प्रयोग करने लगे। कैंसर और मैटी की लड़ाई में मैटी इतने व्यस्त हो चुके थे कि इन्हें महारित हासिल हो चुकी थी, क्योंकि इनकी माता जी लूनी को कैंसर हो गया था और जवाब दे दिया गया था कि ठीक ही नहीं हो सकता। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी
रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी राजस्थान। राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने किस प्रकार रिकग्नाइजेशन प्राप्त किया उसका आप सचित्र चित्रण आप देखिए, और इसके बाद आप कहिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है। पहले कहा जाता था कि अरे फर्जी है, लेकिन यह नियम है कि भारत के यदि किसी राज्य में यदि कानून बन जाता है तो उसे कभी भी अनलीगल या फर्जी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब हमारे भारत में एक कानून बन चुका है। और वह दूर नहीं, जब हमारे डॉक्टर पांडे सर, डॉक्टर मौर्य सर, डॉक्टर केसर अहमद, डॉक्टर आपके धर्मेंद्र सिंह जी, डॉक्टर एस आर पंडित जी के, इन लोगों के सभी लोगों से सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको रिकॉग्नाइज करेगी, और रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी को 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी, जिसे सिस्टम ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। आगे बढ़िए मित्रों, राजस्थान विधानसभा में 8 अप्रैल 2015 को श्री नरपत सिंह राजवी विधानसभा सदस्य भाजपा ने एक क्वेश्चन किया कि ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के 131 के अंतर्गत नरपत सिंह राजवी सदस्य विधानसभा ने प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा रोगों का उपचार किए जाने हेतु मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। जब उस समय थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, मैं वहां शिविर में सेमिनार में गया हुआ था, और डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी आए हुए थे, और जो उन्होंने बताया आज भी मेरे शरीर के अंदर वह ऊर्जा और प्रफुल्लित है, और लगता है कि आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के असली रखवाले हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो चिकित्सा पद्धति नहीं रही, आज तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं तो आज चरम सीमा में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैकल्पिक पद्धति के रूप में मान्यता एवं कानूनी अध्ययन के लिए वित्त समिति का गठन, उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने एक वित्त समिति का गठन किया, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में राजस्थान के अगुवाई करते हुए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के महत्व को देखते हुए उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने हेतु अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। श्री राठौड़ ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो कि जड़ी बूटियों द्वारा आधारित है और कम खर्चीली भी है, साथ ही इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यही सही समय है कि जयपुर के एक संस्था द्वारा विद्यार्थियों को इस पद्धति का अध्ययन कराया जा रहा है। इस पद्धति को लगभग 300 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है, और पद्धति के माध्यम से 200 दवाएं टीम पाउडर के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। इसी दृष्टिगत को देखते हुए राज्य सरकार इस चिकित्सा पद्धति को अध्ययन करा रही है। आप होम्योपैथी के भक्त है, मैं तो गया था वहां पर 2-3 सेमिनार में वहां अटेंड कर चुका हूं। मोहनलाल जी गुप्ता इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने कहा था कि मैं जो राजस्थान को इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइजेशन के लिए तो मैं प्राप्त कर लिया है, अब वह दूर नहीं। और शेखावत जी आए थे जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कहा कि इसके सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, और उसको आगे चल करके हमारे पास कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या राजस्थान से कोई प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आए, मैं उनके साथ चलूंगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्निशन के लिए ये मुझे लगता है कि यह भी कार्य हमारे ही हाथों होने वाला है। तो श्री मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि क्या यह सही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लीगल व गुडविल कमेटी बनाई गई है? क्वेश्चन पूछा। अब देखिए उसमें क्या हुआ कि जब कमेटी बनी, और कमेटी बनी तो उसमें सभी लोग थे, सीएमओ, आपके कानूनविद सभी लोग थे। उन लोगों ने कमेटी में हर जगह चिकित्सालयों का निरीक्षण किया, एक मेडिसिन यशमान से लेकर के 68 जो 60 मेडिसिन है, सभी का एक गवर्नमेंट के द्वारा एनालिसिस किया गया है। समय का अभाव नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं रख सका। नहीं, मैं कभी नेक्स्ट राउंड में मैं पूरी औषधियों का एनालिसिस जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है उसमें साफ साफ लेख है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बिल्कुल हानि रहित है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। पूरी गवर्नमेंट में पूरी मेडिसिन के एनालिसिस, एक भी मेडिसिन नहीं है उसमें, पूरी गवर्नमेंट के एनालिसिस है। और जब उन्हें पूरे जब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के सभी उच्च न्यायालयों का उन्हें डिसीजन देखा,
सीजन था, मैं थोड़ी मध्य प्रदेश के एक उच्च न्यायालय का उल्लेख भी करना चाहूंगा। 99 में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यह 99 के पहले हो चुकी है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक साथ पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज मध्य प्रदेश के कॉलेज को एक साथ बंद किया गया। एक साथ पूरे गवर्नमेंट ने एक साथ बंद किया गया, जिसका यह हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में तुरंत जो है याचिका, क्योंकि उसमें साफ है कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्योंकि कॉलेज का काम था, तो उसमें यह था कि मजिस्ट्रेट जो आपका डीजे से स्तर यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं हो सकती थी, बंद किया। तो उच्च न्यायालय में मामला गया। तो जब मामला उच्च न्यायालय में गया तो न्यायमूर्ति C.K. प्रसाद जज थे हाई कोर्ट के 99 में, उन्होंने जजमेंट लिखा अपने जजमेंट में कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा संस्थाएं मान्यता के संविधान के तहत कार्य कर रही हैं। यदि कोई भी चिकित्सक या कोई भी अधिकारी इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के पद्धति के विषय में भ्रांतिपूर्ण प्रचार प्रसार करता पाया जाएगा तो कई संस्थाएं उसमें मानहानि का दावा कर सकती हैं। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से सुलभ है। और यहां तक ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति सत्येंद्र द्विवेदी ने कहा, वो आज भी ऑर्डर रखा हुआ है, जब हम लोग जाएंगे तो उस ऑर्डर में गवर्नमेंट का ध्यान दिलाएंगे कि ये हाई कोर्ट ने तो उस समय लिख दिया था कि इसको 6 महीने के अंदर रिकॉग्नाइजेशन प्रदान किया जाए, और अभी तक गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज प्रदान नहीं किया। तो वो भी लेटर लगाएंगे अपन लोग सर के लिए। आपके अध्यक्ष महोदय बैठे हुए, के मौर्य सर बैठे हुए हैं, पांडे सर जी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। इनका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि एक मीटिंग मध्य प्रदेश में एक अवश्य मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुला करके एक लेटर और गवर्नमेंट को ध्यान आकर्षित करा जाए कि हाई कोर्ट ने ग्वालियर खंडपीठ न्यायमूर्ति सत्येंद्र द्विवेदी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। आज तो 15 साल 10 से 12 साल हो चुके हैं और अभी तक क्यों नहीं गवर्नमेंट ने किया जाए, तो उसके लिए किया जाएगा। कारण क्या था कि देखिए राजस्थान, इसीलिए मैं राजस्थान का गवर्नमेंट का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कि सभी सरकारें हम लोग जाते थे, ऐसा नहीं है, 150 साल हो गए, सभी चिकित्सकों सभी संस्था अध्यक्षों ने क्या प्रयास नहीं किया, सभी ने प्रयास किया, लेकिन सभी जो थे टाल देती थी कि क्यों, क्योंकि टाल दिए देती कि अरे अभी तो केंद्र सरकार ने मान्यता नहीं प्रदान की, जबकि राज्य सरकार को यह आदेश अधिकार है क्योंकि वो किसी भी तरह अपने समाज के लिए अपना नियम बना सकती है, अपना कानून बना सकती है, और यही राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने आयुर्वेद के लिए सर्वोच्च मान्यता प्रदान की थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसीलिए श्रीमान वसुंधरा राजे सिंधिया का इनने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई किसी प्रकार का नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए रिकॉग्नाइजेशन दी जाए, और उन्हें आगे चल करके एक प्रपोजल की जो निमित्त हुई, जो हमने अनुशंसा की, तो अनुशंसा क्या की, एक प्रपोजल जो आपका जांच समिति ने अनुशंसा की। जब सभी चिकित्सालय गए और सभी जगह पर देखा, और वहां पे मानव हित में जब लोग देखा कि ये चिकित्सक कितने प्रताड़ित होते रहते हैं। एक चिकित्सक के यहाँ कोई दरोगा पहुंचा जा रहा है, कोई कुछ पहुंचा जा रहा है। कारण था क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था कि उसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई बिना पंजीयन कराए क्लिनिक नहीं खोल सकता। तो उसके लिए डॉक्टर केशव सर ने बताया था कि उसके लिए 2010 में एक जियो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। तो उन्होंने कहा, समिति ने कहा, जांच समिति ने, कि बड़ी विडंबना की बात है, ये बड़ी सोचने की बात है कि इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक प्रशिक्षण प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, पर उनका क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट में पंजीयन नहीं हो सकता। तो इसको लिहाजा यह एक इससे शोषण होता है समाज में, इसमें अधिकारियों को शक्ति मिलती है। अतः इसके लिए एक कानून बनाया जाए जिससे क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट में इन चिकित्सकों का पंजीयन हो जाए। और जो वो लिखा, उन सभी का अधिकारियों का मैं हार्दिक वंदन करता हूं, और उन अधिकारियों के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। बजट सत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। 14 विधानसभा में 6 मार्च 2018 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया तत्कालीन मुख्यमंत्री, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं करता,
बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी गवर्नमेंट ने या राजस्थान की गवर्नमेंट ने हम लोगों का सहयोग किया, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। सभी ने टालने का काम किया, सभी ने टालने का काम किया। हम लोगों की पूरी 150 साल की पूरी मेहनत का, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह प्लीज थी, पूरी तरह चाहती थी कि ये रिकॉग्नाइज हो। इसके लिए मैं मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ी। देखिए, जब श्री मोहनलाल गुप्ता 131 में क्या यह सही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लीगल व गुणवत्ता कमेटी बनाई गई है, तो कब विवरण सदन की मेज पर रखे। देखिए, आपको हेमंत सेठिया सर को आपको निश्चित आपको वर्णन करना पड़ेगा, अभिनंदन करना पड़ेगा, कारण कि उनने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से राजस्थान में रिकॉग्नाइज कराया है। उसके लिए आपके विधायक महोदय, आपके चिकित्सक महोदय, सीएमओ, पूरे अधिकारी और सभी लोगों का एक बहुत अच्छी सहमति प्राप्त थी। तो प्रत्युत्तर में आता है, जी हाँ, गवर्नमेंट की तरह विभागीय आदेश क्रमांक 2-15 आयुष 2005 दिनांक 7 में 2 समितियां गठित की गई थी। क्या उक्त समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट की प्रति सदन पर रखें। लीगल एस्पेक्ट समिति, सरकार ने कहा कि लीगल एस्पेक्ट समिति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है, इसमें परिशिष्ट में संलग्न है। गुण के आधार पर विचार विमर्श कर और जित पूर्व प्रस्ताव पर गठित समिति की रिपोर्ट अप्राप्त है, उक्त समिति गठित द्वारा किए गए मीटिंग प्रगति का परिणाम सदन की मेज पर रखे। नेक्स्ट देखिए, जब रिपोर्ट प्राप्त हो गई तो राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी की घोषणा 14वीं विधानसभा के 10वें सत्र में 6 मार्च 2018 को श्रीमती वसुंधरा राजे जी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसी क्रम में इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा पद्धति के संबंध में आवश्यक कानून लाए जाए, समय समय पर विभिन्न न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए। इसी दिशा में पहल करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे, ये राज्य मुख्यमंत्री ने घोषणा की। देखिए, राजस्थान विधानसभा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 को प्रस्ताव रखा गया और 9 मार्च आपके कालीचरण श्राफ चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसको प्रस्ताव को आगे चल के कहिए। यह बिल राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधेयक 2018 श्री कालीचरण श्राफ विधेयक पर विचार, राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018। मैं श्री कालीचरण श्राफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। यह उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 को विचार लिया जाए, तो कहा जा गया कि स्वीकृत विधेयक को विचारार्थ लिया गया और फिर इसके बाद आगे चलिए। ये देखिए, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 को पारित किया गया। इसके लिए मैं वसुंधरा राजे सिंधिया तत्कालीन मुख्यमंत्री को हार्दिक वंदन करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके लिए जोरदार से तालियां हो जाए। आगे चलिए। फिर वहां पे पूछा कि प्रदेश में आयुष विभाग के अंतर्गत कौन सी चिकित्सा पद्धति संचालित है, सदन की मेज पर रखे। तो क्वेश्चन उत्तर आता या प्रदेश में हर्बल चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के रूप में उपचार प्रचलित यदि है, तो कहां इस पद्धति के उपचार का मरीजों को लाभान्वित किया गया, विवरण सदन के मेज पर रखा है। तो सरकार क्या हर्बल चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों? प्रदेश में आयुष विभाग अंतर्गत सभी को दिया गया। ये देखिए, जब उसको विधेयक को जब ध्वनिमत से पारित किया गया, तो उस समय तत्कालीन राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम जन्मभूमि के राम जन्म मंदिर के एक मेन आपके जो थे आपके श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज में उसमें साइन किया गया। इसके लिए डॉक्टर आपको श्री राज्यपाल महोदय डॉक्टर श्री कल्याण सिंह जी महोदय को खड़े होकर के वंदन और ताली हो जाए एक बार राज्यपाल महोदय के लिए। मेरा सभी चिकित्सकों से अनुरोधन है, एक बार राज्यपाल महोदय के लिए ताली जरूर बनती है। देखिए, राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनांक 10 अप्रैल 2018 को प्राप्त हुई। राजस्थान में राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का बोर्ड का गठन, चिकित्सा के उक्त पद्धति के व्यवसाय के रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए पूरा किया। मित्रों, ऐसी व्यवस्थित है, एक और लगा दीजिए,
मित्रों एक ऐसा लास्ट जो है इसमें कि ऐसे ये देखिए उन्हें दिया राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में जानकारी दी गई कि, और आगे बढ़ाइए, इसमें दिया है ये देखिए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विधेयक 2018। ये देखिए राज्यपाल महोदय का लेटर है कि अनुमति प्राप्त विधेयक, जिसमें राज्यपाल महोदय के दस्तखत हो चुके हैं और इस पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और ऐसा व्यवस्थित कानून अभी कहीं नहीं बना हुआ है मित्रों। और ये आज हम लोगों के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बड़े उसकी बात है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज पूर्ण रूप से रिकॉग्नाइज्ड पैथी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसके लिए देखिए सब पूरा लिखा हुआ है। और इसके लिए आपका सभी राजस्थान सरकार, आपके बीजेपी गवर्नमेंट, आईडीसी भारत सरकार और समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का, और मैं खासकर इतने अच्छे आयोजन के लिए डॉक्टर जयंत चौधरी सर और मैडम जी को मैं भारी हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी गुड आफ्टरनून, आई एम देवेंद्र सरोवा, B.Pharm, M.Pharm, currently doing PhD in analytical chemistry from Jaipur, and my basically interest in allopathy because their results are so predictive and so precise, everyone loved it. But my keen interest to the electropathy after getting my involvement in electropathy due to the reason that it is totally harmless. Why? That question arises in my mind, and that's why I do a lot of research in this topic. Previously I gave a lecture on a simple word, Spedric on Delhi, और आज जो मैं लेक्चर दूंगा वो सिर्फ एक वर्ड पे दूंगा, सैक्रोफ्लोसो S1Y इज अ यूनिवर्सल रेमेडी। यहाँ पे बहुत सारे जो भी मेहमान आए उन्होंने यही बोला कि हार्मलेस है, पैथी ऐसे है, रिकॉग्नाइजेशन है, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ स्टडी को लेके था जो आज है और हमेशा रहेगा। तो मेरा इंटरेस्ट इस वजह से था कि ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर, वो टोटली हार्मलेस हैं। वाई? उनका रीजन क्या है? फिर बहुत सारे जब इसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरे माइंड में वर्ड आया स्पेजरिक। तो मैंने स्पेजरिक के ऊपर रिसर्च किया, अप्रॉक्सीमेट 250 साइटेशंस मैंने रीड किए, रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट किए, बुक्स ली। तो उसके बाद मैंने अपना लेक्चर प्रिपेयर करके दिया। फिर किसी ने मेरे को बहुत लेक्चर्स में मैंने सुना कि आपको कुछ भी होता है तो आप मरीज को उठा के S1 और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी दे दो। मल्टीपल टाइम मैंने यही सुना, ये यूनिवर्सल रेमेडी है, हर जगह काम करेगी, हर कंडीशन में काम करेगी। तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि यूनिवर्सल वर्ड बहुत बड़ा है किसी भी चीज को यूज करने के लिए। अप्रोक्सीमेट ये वर्ड हम यूज करते थे एलोपैथिक के अंदर पेनिसिलिन के लिए, कि अगर आपको कोई भी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल का इन्फेक्शन है आप पेनिसिलिन लगा दो। तो जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एज कंपेयर टू पेनिसिलिन मैंने S1 का नाम सुना तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो उसके पीछे मैंने जब इसमें रिसर्च किया, इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, गूगल स्कॉलर आर्टिकल्स में गया, लाइब्रेरीज में गया, दूसरे जो अपने बुक्स था उसको फाइंड आउट किया, तो मेरा जो कंक्लूजन था वो ये निकल के आया कि ये वाकई में ही यूनिवर्सल है। और उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे रीजन है कि हम कोई भी मेडिकल या मेटाबॉलिटिकल डिसऑर्डर, डिजीज इज सिंपली अ डिसऑर्डर। हमारी बॉडी में एक न्यूक्लियब्रियम या एक अपने बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जिसको बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जब बिगड़ता है किसी भी लेवल पे या किसी भी ऑर्गन का फंक्शन नॉर्मल फंक्शन से बिगड़ जाता है तो उस कंडीशंस को हम डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज किस वजह से होती है? आपके मेटाबॉलिज्म की फंक्शंस की वजह से हो सकती है, हार्मोन्स की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है उस तरीके से हो सकती है। तो S1 के अंदर जो जितने प्लांट्स हैं वो 9 प्लांट्स हैं टोटल, और उनका इक्वल पार्ट 10 पार्ट की रेशो में लिया गया है। तो जो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। वो स्किन के ऊपर काम कर रही हैं,
वो किडनी के ऊपर काम कर रही हैं, वो हार्ट के ऊपर काम कर रही हैं, वो लंग्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो ब्रोंकाइटिस के ऊपर काम कर रही हैं, मेनली वो लिम्फ को प्योर कर रही हैं, WBC की जो वर्किंग एफिशिएंसीज हैं उनको इंक्रीज कर रही हैं। जब इतने सारे फंक्शंस अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो एफ्रोडाइसिक है, अडल्ट्रेंट है, डेसिकेंट है, डायूरेटिक है, न्यूट्रिएंट है, नर्वाइन है, प्रोफिलैक्टिक है, प्रिवेंटिव है, स्टिमुलेंट है, स्टोमैटिक है, वेस्कुलर है, एंटीमेटिक है, एंटी एनीमिक है, एंटी हर्पेटिक है, एंटी कॉलरिक है और एंटी प्रोजेस्टिक है। और इवन दो कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो ये एंटी कैंसर भी है। तो मोर देन 25 प्रॉपर्टीज अगर किसी ड्रग्स के अंदर हैं जो कि अपनी ओवरऑल बॉडीज के मेटाबॉलिज्म के टोटल फंक्शन को अल्टर कर सकती है, तो इसी वजह से इसको यूनिवर्सल रेमेडी बोलते हैं। सेकेंडरी बात आ जाती है कि इसके अंदर जो प्लांट्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका बेनिफिट क्या है इसको ऐड करने का। S1 के अंदर टिपिकल 9 प्लांट्स रखे मैटी जी ने, तो 9 प्लांट का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले जो प्लांट आता है वो आता है कोलेरिया ऑफिशिनालिस, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वन इज कोलेरिया ऑफिशिनालिस और जिसको कॉमन लैंग्वेज में स्कर्वी ग्रास बोलते हैं। तो स्कर्वी ग्रास में ऐसा क्या है जिसके कारण इसको S1 ग्रुप में रखा गया है? इसके अंदर पोर्टेंट अमाउंट में विटामिन सी है। विटामिन सी के फंक्शन मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपना ब्लड में प्यूरिफाई करता है, लीवर में काम करता है, स्प्लीन में काम करता है। उसके बाद आ जाता है गोल्डन सील, सेकंड जो प्लांट है, उसका जो बोटैनिकल नेम है हाइड्रेटिस कैंडेसिस है और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बर्बाइन, बर्बरेस्टाइन एंड कैनानाइन। इसमें मोस्टली ये जो काम करता है ये पेटेंटली एंटी कैंसर ड्रग है और इसका बिटर टॉनिक भी है और ये डायूरेटिक भी है। जिन लोगों को शायद डायूरेटिक नहीं पता तो वो इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ यूरिन फ्लो, जो बॉडीज के अंदर जाके यूरिन की जो एक्सक्रीशंस है उनको इंक्रीज कर देता है यूरिन फ्लो को। तो थर्ड वन ड्रग आ जाती है मेट्रिका कैमोमाइल। तो कैमोमाइल से ज्यादा बेटर मेरे ख्याल में जो माइंड रिलैक्सेंट है, जो नर्वाइन टॉनिक है, नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर 135 पेटेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू गूगल स्कॉलर आर्टिकल और उनमें से अप्रोक्सीमेट 135 ये ऑल के अराउंड ही मैंने स्टडी की है और उसमें से यही बात निकल के आई है कि इससे बेटर एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और सबसे जो बेनिफिट इसका यूज है वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और मल्टीपल पर्सन्स में ये होता है कि अगर नर्वाइन है तो किस चीज के ऊपर काम करेगा? अगर नर्वाइन है तो मसल्स के जो नर्व सेल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा और ये स्लीप इनहांसर भी है, मूड रिप्लेनिशर है। अगर आप कैमोमाइल्स देते हो किसी का तो उसका मूड खुश हो जाएगा, उसके नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगे, उसको नींद आने लगेगी विदाउट एनी सिडेटिव इफेक्ट्स। अगर आप एल्प्रेक्स देते हो एल्प्रेथिमी और उसमें दूसरी चीजों में तो उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इनके नहीं है। फोर्थ वन जो आता है वो है वाटरक्रेस, नॉस्टेटियम ऑफिशियल इसका ड्रग नेम है। पोटेंट सोर्स जो इसका है, इसका जो यूटिलाइजेशन है S1 ग्रुप के अंदर करने का मकसद क्या है? वो ये है कि इसका पोटेंट सोर्स है विटामिन के का। हमने लिवर प्योरीफाई कर लिया, एंटरकेंसी एक्टिविटी देख ली, नर्वाइन के ऊपर देख लिया। अब जो फोर्थ प्लांट आ रहा है वो आपकी बोन्स के ऊपर काम करेगा। जो विटामिन के है वो आपके बोन डेफिशिएंसीज के ऊपर काम कर रहा है। आपकी बहुत सारी जो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो विटामिन के की प्रोडक्शंस के कारण नहीं हो पाती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के कारण आपको बहुत सारी मल्टीपल डिजीज लगती है। तो जो अपने जो वाटरक्रेस है इसके अंदर इतना विटामिन ए है कि अगर नॉर्मल यूटिलाइज में अगर इसका डोज देखें, अगर किसी एलोपैथिक कंपैरेटिव मेडिसिन के कंपैरेटिवली अगर इसका डोज कैलकुलेट करें तो ये 238% मोर पोटेंट है। तो आप सोच सकते हैं इसका डोज लेवल कितना है, जो हम दे रहे हैं इसका डोज लेवल कितना है। और उसके बाद इसमें है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दीज आर पोटेंट आयंस। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो इतनी छोटी बारीकियों से समझा सकते हैं कि जैसे
हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी चीजों के कारण क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमने खाना खाया, खाना खाने में टूटा, उसमें से जो चीजें हमारी बॉडी में चाहिए वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में चेंज होकर हमारी बॉडी में जो प्रोडक्ट चाहिए उनमें स्टोर हो जाती हैं। तो उन चीजों को, उन केमिकल्स रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए, जिन्हें हमारी एलोपैथिक में मिनरल्स बोलते हैं। बहुत सारी आपने डॉक्टर्स के पास आप गए होंगे तो वो आपको एक बोलेगा कि भाई तेरे में कमजोरी आ रही है, तू ऐसे कर, तू मल्टी विटामिन खा और मल्टी मिनरल खा, तू ठीक हो जाएगा। तो उस चीज का जुगाड़ मैटी साहब पहले एक प्लांट के अंदर अपने ऑलरेडी करके हैं, S1 के अंदर। तो ये मल्टी मिनरल भी है एक तरह से। लास्ट में आता है अपना फिफ्थ प्लांट आता है फिग वॉर्ड। इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में, अगर इसका जर्मन में जब इसका लिटरेचर स्टडी किया तो इसका कॉमन नेम उभर के आया हील ऑल। हील ऑल का मतलब सब कुछ ठीक करने वाला। जिसका कॉमन नेम वहां पे हील ऑल है तो उसको S1 में इंट्रोड्यूस करने का पर्पस समझ ही गए होंगे। सैक्रोफिलेरिया मोडेसा इसका बोलते हैं। रेजिन ग्लाइकोसाइड्स जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मेनली, ये इफेक्ट करता है आपके किडनी को, स्किन्स को, रिलैक्सेंस को, एक्जिमा को, पाइल्स को और इन्फ्लेमेशंस को। तो ओवर आपकी बोन से लेके, ब्रेन से लेके, हार्ट से लेके, अपर स्किन से लेके आपकी सभी बीमारियों का इलाज की जो मेडिसिन थी, जो प्लांट्स थे, वो S1 में डाले गए। उसके बाद 6 प्लांट आ जाता है स्माइलैक्स। इसको ग्रे सार्सफ्लेवा भी बोलते हैं। इसका मेन जो काम है, ये काम करता है लेप्रोक्सी के अंदर, ट्रिमर्स के अंदर, कैंसर के अंदर, सोराइसिस के अंदर। अब इसका क्वेश्चन होता है कि हमारे इसमें पहले भी आपने एक एंटी कैंसर ड्रग्स का इसमें आपने रेफरेंस दिया 2nd नंबर पे, तो इसको डालने की S1 में क्या जरूरत थी? वो नर्वाइन टॉनिक है और ये रिप्लेनिशर है। जब आपके नर्व सेल्स कमजोर हो जाते हैं तब आपको एपिलेप्सी, ट्रिमर्स, कैंसर और सोराइसिस जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। स्पेशली एपिलेप्सी तो जो नर्वाइंस के इम्बैलेंस होने के कारण ही होती है। आपके नर्व सेल्स जब वीक हो जाते हैं तब आपको दौरे पड़ने स्टार्ट होते हैं। तो ये जो ड्रग है ये आपके नर्व सेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है एज कंपेयर टू एनी अदर ड्रग्स। उसके बाद आ जाती है आपकी 7 ड्रग्स नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के बारे में शायद मैं ना ही बोलूं तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और उनको उनके अगर बेनिफिट्स मैं खुद ही दिखाऊं तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हो जाएगा। नक्स वोमिका के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, डिटॉक्सिफायर्स है और मेनली इसमें जो बॉडीज के ऊपर काम करती है, जो जेंट्स के अंदर काम करती है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के अंदर भी काम करती है, अगर शायद किसी को ना पता हो तो। एनीमिक है, ब्लड प्यूरिफायर है, लंग्स है, एपेटाइटिस स्टिमुलर है। अगर नॉर्मली अगर आप किसी को कुछ भी देना चाहो प्राइम डोज के तौर पे, तो पहला फंक्शन रहेगा कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो। जो बॉडी के अंदर गंदगी है सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे अगर समझना हो तो हम इस एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग में सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो ईंटों का यूज हुआ है। तो अगर एक ईंट को बॉडी के में एक सेल के तौर पे डिनोट किया जा सकता है। अगर बॉडी पूरी इमारत है तो सेल एक बेसिक यूनिट है। सेल में जो भी गंदगी है बेसिक लेवल पे निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा ड्रग्स S1 में यूज जो फंक्शन करती है वो नक्स वोमिका है। उसके बाद आ जाता है आपकी 8th ड्रग कोल्ड फूड। कोल्ड फूड्स में क्या है कि मेनली ये जो काम करती है कि आपकी बॉडी को सब चीजों से प्रिपेयर कर दिया, आपके माइंड को प्रिपेयर कर दिया उन्होंने, आपके हार्ट को मजबूत कर दिया, आपको मल्टी मिनरल्स दे दिए, आपके नर्व्स को भी रिप्लेशनेट करने के लिए आपकी बॉडी को दे दिया, आपको S1 में ऐसी ड्रग भी डाल दी जो आपकी बॉडी को क्लीन कर रही है। लेकिन फिर कोल्ड फूड डालने की क्या जरूरत पड़ी? कोल्ड फूड डालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नॉर्मली बॉडी क्या है, बॉडी अपनी अडेप्टिव नेचर को एक्वायर करने में टाइम लेती है। ह्यूमन बॉडी के क्या नेचर है, कोई भी टेम्परेचर वेरिएशंस या इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब चेंज होती हैं तो बॉडी को उसमें अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि जैसे सर्दी से अगर एकदम गर्मी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाएगी।
जैसे जुकाम हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, मेनली लोग इसको इम्यूनिटी से रिलेट करके देखते हैं। तो कोल्ड फुट का काम था कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से बंदे को बचाना। तो इसको इंट्रोड्यूस करने का काम भी ये कर दिया कि अगर भाई आपका दिमाग ठीक है, किडनी ठीक है, स्प्लीन ठीक है, आंखें ठीक है, स्किन आपकी रिपेयर हो रही है, आपकी बॉडीज में मल्टी मिनरल्स भी जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका टेम्परेचर भी अगर चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, उसके कारण भी अगर आप बीमार हो गए तो कोल्ड फुट इसमें डाल दिया, वो भी आपका इलाज कर देगा। उसके बाद है कि ये लोकोमोटर फंक्शंस के अंदर भी आपके इंप्रूव करता है। जैसे कई बंदों को जो नर्व्स की अपनी ब्रेन्स के साथ में कनेक्टिविटी है, हमारा दिमाग नॉर्मल चल रहा है जिसके कारण मैं अगर हाथ हिलाऊं तो हिलेगा। कई बंदों के मोटर नर्व कंडक्शंस के अंदर प्रॉब्लम है, वो चाहे तो अपनी बॉडी से मनचाहा काम नहीं करवा सकते। तो ये ड्रग बेसिकली उस चीज के ऊपर भी काम करती है, लोकोमोटर एक्टिविटीज बोलते हैं उस चीज को। लास्ट जो ड्रग आ जाती है वो आ जाती है वेरोनिका ऑफिशिनैलिस। इसको जो फॉरेन में इसकी जो स्टडी की मैंने, इसकी जो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े और जो इसके ऊपर नॉलेज इकट्ठी की, उससे ये चीज निकल के आया कि इसको बोलते हैं स्पीड वेल, कॉमन लैंग्वेज में, कि अगर आप बीमार हो गए तो आपकी रिकवरी को बढ़ा देगी। आपकी बॉडी को एग्जांपल के तौर पे चलते हैं लेके कि आपकी बॉडी में एंजाइम्स भी डाल दिए, विटामिन ए भी डाल दिया, विटामिन सी भी डाल दिया, किडनी भी इंप्रूव कर दी, दिमाग भी इंप्रूव कर दिया, 8 प्लांट आपको ऐसे दे दिए जो आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी बचा लेंगे। लेकिन बचाएंगे तो तब ना जब वो उसके ऊपर बॉडी उनको एब्जॉर्ब करेगी। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये होगा कि भाई एक बंदे को बोला करता मेरे को पहलवान बनना है भाई, यहाँ दूसरे लफ्जों में समझाऊं तो किसी बंदे के मंदिर में जाके किसी बंदे ने प्रार्थना मांगी कि भगवान मेरी लॉटरी लग जाए। तो काफी टाइम मेहनत मांगी, नहीं लगी, तो दोबारा जाके बोलने लगा, कहता भगवान मेरी लॉटरी नहीं लगी। तो भगवान प्रकट होकर बोला कि भाई पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। तो जो वेरोनिका ऑफिशिनैलिस का काम है वो लॉटरी लगने जैसा काम है, क्योंकि ये स्पीड वेल करता है। ये आपकी जितनी भी 8 ड्रग्स हैं, कोल्ड फुट है, विग फॉल्ट है, दूसरी जो रेमेडीज इसमें डाली गई हैं, ये उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन यानी उनको एब्जॉर्ब करने की पावर को 2 to 3 टाइम्स बढ़ा देता है। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी ड्रग्स एलोपैथी के अंदर हम इसको बायो अवेलेबिलिटी के तौर पे लेते हैं, किसी भी ड्रग्स का अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना। और बेटी साहब ने हमें ऑलरेडी एक ऐसी ड्रग ढूंढ के दे रखी है जो हमारी एब्जॉर्प्शन में 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स नहीं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च it increase the bioavailability of above said plant up to 35 times। आप समझ सकते हो इसका 35 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि अगर आप क्रोसिन खा रहे हैं और वो आपके 35 मिनट में असर कर रही है, और अगर आप वही वेरोनिका ऑफिशिनैलिस के साथ में खा रहे हैं तो वो आपको 1 मिनट में असर कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिवर्सल रेमेडी। ये रीजन है इसको यूनिवर्सल रेमेडीज को घोषित करने का। थैंक यू, थैंक्स ऑल। হ্যালো, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দেবেন্দ্র সর্বকে। ভাই বোনদেরকে আমি আমার ভালোবাসা প্রথমে জানাই, আর জানাই তার সাথে সাথে বিশেষ কিছু বলার নেই। এখন প্রত্যেকেই সবাই ইলেকট্রোপ্যাথি সম্বন্ধে বলেছে, ইলেকট্রোপ্যাথি সম্বন্ধে নতুন করে আমার কিছু বলার নেই। তো এই শুভ অপরাহ্নে আমি শুধু একটা কথাই বলবো, ইলেকট্রোপ্যাথিকে জানতে গেলে, ইলেকট্রোপ্যাথি চিকিৎসা করতে গেলে ইলেকট্রোপ্যাথি ম্যাথমেটিকা তো অবশ্যই পড়তে হবে। এই ম্যাথমেটিকার সাথে সাথে আর যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলোকেও কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানতে হবে। সেই জিনিসগুলো যদি আমি পরিষ্কারভাবে না জানি, অর্থাৎ বডির নর্মাল টেম্পারেচার যদি না জানতে পারি, তাহলে বডির হাইপার টেম্পারেচার তাহলে কি আছে সেটা আমরা কখনোই বুঝতে পারবো না। এই জায়গাগুলো অর্থাৎ ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন, প্যাথোলজি, সার্জারি, এগুলো কিন্তু সমান দক্ষতার সঙ্গে পড়তে হবে, তবেই কিন্তু ম্যাথমেটিকা কাজে লাগবে। আর এই ম্যাথমেটিকা আমাদের যে 65খানা মেডিসিন আছে, সেই 65খানা মেডিসিনের মধ্যে মাত্র 38খানা মেডিসিন যার দক্ষতার সঙ্গে নিজের ব্রেন বা পেটের মধ্যে বা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিতে পারবে, সেই কিন্তু প্রকৃত ইলেকট্রোপ্যাথি চিকিৎসাটা করতে পারবে। আর প্রকৃত ইলেকট্রোপ্যাথি চিকিৎসা করতে পারলে সে নিজে যখন আনন্দ পাবে তখন
রোগীদেরকেও আনন্দ দিতে পারবে। আর এই আনন্দের মাধ্যমে যখন পরিপূর্ণ আনন্দ প্রত্যেকটি চিকিৎসক পাবে, প্রত্যেকটি রোগী যখন পাবে, তখনই ইলেকট্রোপ্যাথি রিকগনিশনের সফলতা আসবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এবার সীমন্ত হারিয়ে হাতে মেমোন্ট এবং সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছে একটা সঙ্গীতা চৌধুরী।